मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कशन किया था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो उसी से ही रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल हमारा आता है एम्पिरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड। तो एक बार हम वो वाला न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। बेटा देखो, जब हमारा कोई वॉलेटाइल कंपाउंड होता है ना, वॉलेटाइल कंपाउंड या कोई वॉलेटाइल सॉल्ट, वॉलेटाइल का मतलब होता है घुलनशील, जो किसी में मिक्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो जब वॉलेटाइल कंपाउंड्स आते हैं ना, तो उसमें जब हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो वहां पर क्योंकि जब आपका कोई कंपाउंड वॉलेटाइल हो जाता है तो जब आप उसको हीट करते हो तो वो वेपर्स के अंदर भी कन्वर्ट होता है आफ्टर हीटिंग, ठीक है। तो क्योंकि वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है तो हमारा एक साइंटिस्ट था विक्टर मेयर, ठीक है। तो उसने एक फार्मूला बनाया था आपका मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी से रिलेटेड, एंड दैट फार्मूला इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इस न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है। तो बेटा हमने आपको पीछे फार्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बोला था मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है किसके, n इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला मास, या मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आप किसी न्यूमेरिकल में आपका अगर वेपर डेंसिटी आ जाता है तो वहां पर जो हमारा फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास, वो आपका रिलेट हो जाता है 2 into वेपर डेंसिटी। अब देखो, लेट्स क्लियर दिस कंसेप्ट बाय टेकिंग दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का कंटेंट है 40.68%, हाइड्रोजन का कंटेंट है 5.08% एंड ऑक्सीजन का कंटेंट है 54.22% और इसकी जो वेपर डेंसिटी है कंपाउंड की वो 59 गिवन है। तो आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब देखो बेटा, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ रिलेशन इसने वेपर डेंसिटी का लिया है। तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसके इक्वल होता है, 2 into में वेपर डेंसिटी। और आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मॉलिक्यूलर मास का पता होना जरूरी है और मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोसेस रिमेन सेम, उसमें ऐसा कुछ भी चेंज नहीं है। स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एज ए। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या आएगा बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसके अंदर हमारी वही जो टेबलेट हमने फॉर्म बनाई थी, पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, देन हम लिखते हैं सिंबल, देन उसकी परसेंटेज, देन एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, देन नंबर ऑफ मोल्स, देन सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अगर वो सिंपल फॉर्म में निकलता है तो इट्स ओके, हमें उसको आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में नहीं आता तो हम उसको फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय टेकिंग ए पर्टिकुलर इंटीजर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा हमारे पास 3 एलिमेंट कौन कौन से गिवन है यहाँ पर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिंबल एज वी नो ऑल, कार्बन का सिंबल C, हाइड्रोजन का सिंबल H एंड ऑक्सीजन का सिंबल O। The percentage it is given 40.68, hydrogen 5.08 and your oxygen 54.22 and the atomic mass again we know, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, हमने पहले भी आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, जो भी हमें गिवन परसेंटेज होता है आप उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। तो 40.68 कार्बन की परसेंटेज है, हमने इसको 12 से डिवाइड किया तो इट कम्स 3.390। इसी तरीके से हाइड्रोजन 5.08 को 1 से डिवाइड किया तो इट रिमेन सेम 5.085, ये परसेंटेज 5.085 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। देन ऑक्सीजन 54.22, एटॉमिक मास से 16 डिवाइड हमने किया तो कितना आया 3.389। तो ये आए हमारे नंबर ऑफ मोल। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो हम कैसे निकालते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था। जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, इन नंबर ऑफ मोल्स के अंदर जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ मोल होते हैं, जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उस नंबर ऑफ मोल को हम सभी से क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिस वन इज 3.390, दिस वन इज 5.085 एंड दिस वन इज 3.389। हालांकि
ये दोनों नंबर इक्विवेलेंट ही हैं, दिस वन इज 3.39 एंड दिस वन इज 3.38, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू अवर रूल नंबर ऑफ मोल जो हमारा कम है हम सबसे उसी को डिवाइड करते हैं। तो टेकिंग दिस ऑक्सीजन के यहाँ नंबर ऑफ मोल सबसे कम है, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल को हम सभी के नंबर ऑफ मोल से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो जब हमने इसको डिवाइड किया 3.390 को 3.389 तो इट कम्स 1, 5.085 को 3.389 से डिवाइड किया तो इट कम्स 1.5 एंड 3.389 जो कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल है जब हमने उसको उससे डिवाइड किया तो इट कम्स 1। ठीक है, तो बेटा ये 1 और ये 1, लेकिन देखिए दिस वन इज योर 1.5, ये अब आपका सिंपलेस्ट मोलर रेशियो नहीं है, तो इसको हम सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या बताया था हमने कि एक पर्टिकुलर इंटीजर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बोला था लोवेस्ट हम 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 से अगर हम स्टार्ट करते तो दीज नंबर रिमेन सेम, 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स 1, इट कम्स 1.5, इट कम्स अगेन 1, तो बेनिफिट नहीं है 1 से मल्टीप्लाई करने का। देन टेक सेकेंड इंटीजर एंड डेट वन इज योर 2, 2 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम्स 2, दिस बिकम 3, बेटा 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स 3 एंड इट कम्स 2। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था बेटा ये गलती मत कीजिएगा कि जिस भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ आप जो नंबर आपका फ्रैक्शन में है या जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में नहीं है आप सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करें, नहीं, जो भी हम इंटीजर लेते हैं हम पूरी वैल्यूज जितने भी यहाँ एलिमेंट्स हैं हम उन सभी एलिमेंट्स से उसको क्या करते हैं, उसके मोलर रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये हम सभी एलिमेंट्स के साथ करेंगे, तो दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 3 एंड दिस बिकम्स 2। तो यहाँ पर हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, कार्बन का यहाँ पर कंटेंट आ गया 2 मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, हाइड्रोजन का आ गया 3 एंड ऑक्सीजन का कितना आ गया 2, तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बेटा क्या बन गया C2H3O2, ये हमारा आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। क्योंकि हमें चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या होता है बेटा, हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला का, n इनटू में एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपल सी बात है। तो भाई मुझे अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो मुझे वहां पर एम्पिरिकल फार्मूला तो निकालना ही निकालना होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बेटा देखो मेरे पास क्या आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन मेरे पास n तो है ही नहीं, है ना, मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो मेरे पास ये दोनों फैक्टर होने चाहिए, n भी होना चाहिए और एम्पिरिकल फार्मूला भी होना चाहिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट n, अब हम n का क्या करें, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें n को कैलकुलेट करना है। अब n को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा n फैक्टर होता है वो इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब मैडम एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे आएगा, बेटा वो हम एम्पिरिकल फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इट। तो स्टेप 2 हमारा क्या होगा, टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या है बेटा C2H3O2, ये हमारे पास क्या आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसका हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कार्बन का कंटेंट कितना है 2, तो 2 इंटू 12, हाइड्रोजन कितना है 3, तो हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का कंटेंट यहाँ कितना है 2 और उसका एटॉमिक मास कितना 16, तो बेटा इट कम्स 59। मतलब इस कंपाउंड जिसका एम्पिरिकल फार्मूला C2H3O2 था उसका जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला मास आया बेटा वो कितना आया बेटा 59 आया। तो यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मास, मुझे क्या चाहिए n चाहिए, राइट। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लिया हमने, अब हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास मिल जाए तो हम वहाँ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, n कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें, हमारे पास तो कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दिया कि वेपर डेंसिटी कंपाउंड की 59 है और इसका मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 2 इंटू में वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू के अंदर बेटा वेपर डेंसिटी एंड दैट कम्स इज योर 59। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2, क्योंकि वेपर डेंसिटी हमें गिवन है दैट वन इज योर 59, तो 2 इंटू 59 इट कम्स 118। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा मॉलिक्यूलर मास की। तो अब हम n कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑब्लिक में एम्पिरिकल फार्मूला मास। हमारे पास ये गिवन क्या है 118
डिवाइड बाय 59 कितना आया बेटा 2। तो ये n फैक्टर आया और हमें निकालना क्या है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमारा फार्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने का, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला। n हमारा यहाँ कितना आया है 2 और एम्पिरिकल फार्मूला हमारा कितना था C2H3O2, तो C2H3O2 और ये क्या बन गया C4H6O4। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो बेटा एग्जाम में आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि आप एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला या आपको वेपर डेंसिटी के बेसिस पर भी पूछा जा सकता है। आपको वेपर डेंसिटी दे दे और आपसे पूछ लिया जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन कैलकुलेट योर मॉलिक्यूलर फार्मूला व्हेन वेपर डेंसिटी इज गिवन। तो एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चीज को कैसे कैलकुलेट किया। बेटा जब भी हमें वेपर डेंसिटी गिवन होती है तो रिमेंबर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस फर्स्ट होता है हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं इस टेबल से, जिसमें हमारे एलिमेंट सिंपल सिंबल परसेंटेज एटॉमिक मास मोल्स सिंपलेस्ट मोलर रेशियो एंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो गिवन होता है। तो इस टेबल के थ्रू इस तरीके से हम चीजों को प्लेस करते हैं और आपका एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आया। सेकेंड स्टेप हमारा होता है एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला जो भी होता है हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन होता है जो भी हमारे पास यहाँ कंडीशन है, जैसे अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ अगर वेपर डेंसिटी गिवन दे रखी है तो हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एज अ गिवन फार्मूला मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हमें यहाँ गिवन है, दैट वन इज योर 59 व्हिच कम्स 118। नेक्स्ट हमारा आता है हमें n फैक्टर कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला के इक्वल होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें n फैक्टर चाहिए। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑब्लिक एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया, दैट वन इज योर 118 डिवाइड बाय 59 इट कम्स 2। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कैलकुलेट करना है, तो टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला योर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो इट बिकम्स दिस वैल्यू इज 2 एंड योर एम्पिरिकल फार्मूला इज C2H3O2। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा C4H6O4। दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। और ये फार्मूला बेसिकली वॉलेटाइल कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। वॉलेटाइल कंपाउंड्स का मतलब बेटा जो मिक्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, मिक्सिबल जब चीजों में बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाते हैं, आप उनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, एक तरीके